Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sri Ganganagar. Today we are going to start another topic of the contract second, that is the contract of agency. तो आज हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. हम देखेंगे ये एजेंसी क्या होती है और इसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है. हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ रहे हैं. हमने स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ा, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पढ़ा, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज पढ़ा और इसी सीरीज़ में अब आगे बढ़ेंगे. हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता क्या है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को समझने से पहले आपको एजेंसी को समझना पड़ता है कि एजेंसी क्या होती है. जनरली या तो अपने अपने लाइफ के काम आप खुद करते हैं या किसी से करवाते हैं, चाहे वो आपके लीगल प्रोसीडिंग्स हों, चाहे आपके वो ट्रेड से रिलेटेड मैटर्स हों, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड मैटर हों या कितने भी फैमिली अफेयर्स हों. जनरली या तो वो उनसे रिलेटेड काम आप खुद करते हैं या किसी दूसरे पर्सन के थ्रू करवाते हैं. तो अगर जब आप अपने काम ये किसी दूसरे पर्सन के थ्रू करवा रहे हैं तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनना है और उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है एजेंसी. वहाँ पे जो काम दे रहा है, जिसके काम आप कर रहे हैं, उसका नाम है यहाँ पे प्रिंसिपल, और जो उनके काम को परफॉर्म कर रहा है उसका नाम है यहाँ पे एजेंट. सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कि लीगल यहाँ पे इम्पोर्टेंस इस एजेंसी की क्या बन जाती है कि वहाँ पे प्रिंसिपल जो होगा, जो अपने काम किसी सेकंड पर्सन से करवा रहा है, जिसने उसको एम्प्लॉय कर रखा है अपने काम करने के लिए, और उस कंडीशन में जो एम्प्लॉय है, जो एजेंट है, वो काम सारे कर रहा है और उससे अगर कुछ फॉल्ट हो जाता है या कोई मिस्टेक हो जाती है या इंटेंशनली वो कुछ गलत करता है तो उसके लिए सीधे सीधे वहाँ पे वो प्रिंसिपल जो है वो लायबल होगा. जिसने उसको कुछ काम दिया था वो यहाँ पे लायबल होगा. तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. देखिए, आजकल मार्केट में बड़ी सारी बाइक्स की कंपनी है, कार्स की कंपनी है, वो अपने आप में क्या है, प्रिंसिपल है और उन्होंने अपने आगे प्रोडक्ट को बेचने के लिए एजेंसी बनाई है. तो देखिए आपके पास कितनी एजेंसीज़ हैं. यहाँ पे हीरो की अलग से एजेंसी है, होंडा की, होंडाई की, डिफरेंट एजेंसीज़ हैं जो कि कंपनी के व्हीकल को वहाँ पे सेल कर रही हैं. तो वहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट जो है बन रहा है. वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. यहाँ पे प्रिंसिपल होगा और एजेंट होगा. ठीक है जी. लेकिन कल को कोई लाइबिलिटी बनती है या कोई मान लीजिए कार ख़राब निकलती है तो कंपनी उसके लिए लायबल होगी, वो एजेंट उसके लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है कंपनी के काम को कर रहा है. उससे रिलेटेड कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है तो फॉल्ट होता है तो उसके लिए हमेशा कौन लायबल होगा? हमेशा प्रिंसिपल. माने तो वो कंपनी जो हमेशा फॉल्टी होगी. तो इस सीरीज़ में इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, इसको देखते हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसके बारे में क्या बोलता है, क्या इसके लीगल प्रोविजंस हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं, क्या क्या एग्जांपल्स जहाँ पे दे रखे हैं उनको हम जहाँ पे समझने की कोशिश जो है करेंगे. इन डेली लाइफ एजेंसी इज़ क्वाइट फॉलोड. बहुत सारा हर एक काम हमारी डेली लाइफ में जो एजेंसी यूज़ होती है. एजेंसी इज़ क्रिएटेड कॉमनली फॉर द एक्सपेंशंस ऑफ द ट्रेड एंड बिजनेस. जनरली ट्रेड और बिजनेस के मैटर में जनरली एजेंसी यूज़ होती है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 डिफाइंस द वर्ड एजेंट एंड प्रिंसिपल. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है एजेंट और प्रिंसिपल को तो डिफाइन करता है लेकिन एजेंसी को डिफाइन नहीं करता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को डिफाइन नहीं करता है. तो हमें देखने पड़ेंगे यहाँ पे वेरियस जुडिशियल डिसीजन. महेश चंद बासु वर्सेस राधा किशोर भट्टाचार्य 1908 का केस है. एजेंसी इज अ सच अ कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट है. एजेंसी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है इन विच अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयज अ पर्सन टू रिप्रेजेंट और एक्ट इन ब्रिंगिंग हिम इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप विद अ थर्ड पर्सन. तो एक प्रिंसिपल जो होता है वो एक पर्सन को एम्प्लॉय करता है और वो एम्प्लॉय जो है वो प्रिंसिपल को कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी के अंडर जो है रिप्रेजेंट करता है. इट मीन्स यहाँ पे कि जो प्रिंसिपल है वो एक पर्सन को एम्प्लॉय करता है और उसके थ्रू है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और उसको किसी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी में बांध देता है. ठीक है जी. तो सिर्फ और सिर्फ एजेंट यहाँ पे क्या कर रहा है? जो काम उसको प्रिंसिपल ने दे रखे हैं उनको वो कर रहा है. प्रिंसिपल को वो रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड पार्टी के सामने जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो है प्रिंसिपल को लायबल यहाँ पे बना रहा है. इन अदर वर्ड्स इट इज़ सच कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय एम्प्लॉयर मेक्स द एम्प्लॉयर लायबल टूवर्ड अ थर्ड पर्सन. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जहाँ पे एक पर्सन जो है ऑथराइज़ किया जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू कि वो उसको थर्ड पार्टी के टूवर्ड लायबल बनाए. तो यहाँ पे जब आप
किसी भी कंपनी की गाड़ी खरीदते हैं, मान लीजिए आप मारुति सुजुकी की स्विफ्ट अगर आप खरीदते हैं और उसमें कोई अगर फॉल्ट होता है तो कंपनी लायबल होगी। कंपनी ने जो एजेंसी बना रखी है और एजेंसी में बड़ी सारी कंपनी की गाड़ियां हैं और एजेंसी सिर्फ और सिर्फ उन गाड़ियों को बेच रही है, उसको रिप्रेजेंट वो कर रही है, कंपनी को रिप्रेजेंट जो है वो एजेंसी या फिर वो एजेंट कर रहा है, वो सिर्फ गाड़ियों की सेलिंग वहाँ पे करेगा। गाड़ी में अगर कोई डिफ़ॉल्ट निकल आता है या गाड़ी में कुछ ऐसी कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए कंपनी लायबल होगी, ना कि वो एजेंसी लायबल होगी। क्योंकि आपने पहले देखा कि प्रिंसिपल जो होता है वो अपने काम करवा रहा है एजेंट के थ्रू और थर्ड पार्टी के टूवर्ड उसको लायबल भी बना रहा है। तो अगर ऐसे केसेस में गाड़ी ख़राब होती है तो गाड़ी जिसने परचेज़ की है उसका और कंपनी का मामला बनेगा, एजेंसी का वहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। तो क्या कर रहा है, एक पर्सन एम्प्लॉयर जो है एक पर्सन को एम्प्लॉय करता है और अपने आप को रिप्रेजेंट करवाता है उससे, और उसको जो है किसी कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी में भी वहाँ पे वो लायबल करवाता है। अकॉर्डिंग टू वाटसन, agency is such a contract which a person takes the obligation on his own discretion to represent another person in definite commercial relations। तो अपने आप को वो रिप्रेजेंट करवाता है दूसरे पर्सन के थ्रू कमर्शियल रिलेशंस में। दस, तो अगर आप पूरी बात को अब इसका निचोड़ अगर आप देखें तो दस द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज दैट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ पर्सन बाय अनदर। कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी क्या है, एक पर्सन की नियुक्ति है जो कि दूसरा पर्सन करता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग द लेटर इन टू द लीगल रिलेशन, ताकि वो पहले पर्सन को जो कि प्रिंसिपल है उसको लीगल रिलेशनशिप में बाउंड कर सके जब वो थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करवा कौन रहा है, वो एजेंट करवा रहा है। लाइबल कौन हो रहा है, प्रिंसिपल हो रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल का काम वो कर रहा है, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। द मैक्सिम ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज बेस्ड, किस मैक्सिम पे बेस्ड है, क्वाइट फेसिट पर एलिम फेसिट पर सी, इट मीन्स ही हु एक्ट थ्रू अनदर, एक जो किसी दूसरे के थ्रू अपना काम कराता है ये माना जाएगा कि वो ही उस काम को कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हैज़ मेनली टू पार्टीज, दो पार्टी यहाँ पे होती हैं। एक एजेंट होता है जो वो उस काम को उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, प्रिंसिपल जो कि अब दूसरे को अपॉइंट करता है कि वो उसको रिप्रेजेंट करे थर्ड पार्टी के सामने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है बोला जाता है कि आप मेरा ये काम परफॉर्म करेंगे। जनरली कमर्शियल मैटर में, ट्रेड मैटर में, इकोनॉमिक मैटर में या बड़ी सारी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में जो है ऐसा होता है। लीगल प्रोसीडिंग में कई बार एडवोकेट को अपॉइंट कर दिया जाता है कि ये मेरा एजेंट होगा और मेरी तरफ से जितने भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी ये करेगा, तो उस कंडीशन में भी एजेंसी क्रिएट हो जाती है। एन एजेंट इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर द अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। तो एजेंट क्या है, एक ऐसा पर्सन है जो कि एम्प्लॉयड होता है, वो किसी भी काम को करता है और अनदर और रिप्रेजेंट, और जब फिर प्रिंसिपल को वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है थर्ड पार्टी के सामने। द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज़ डन, जिसके लिए ये काम किया जा रहा है, जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है, वो कौन है, प्रिंसिपल। तो यहाँ पे एजेंट की और डेफिनेशन को 182 सेक्शन में डिफाइन किया गया है। अब इसेंशियल एलिमेंट देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, क्या इसेंशियल इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, बेसिकली इनको समझ लेते हैं हम। तो क्या है, अब पूरी डेफिनेशन के बेसिस पे आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। द ट्रांजैक्शन एजेंसी मेनली टू पार्टीज, जहाँ पे जनरली टू पार्टीज होती है, एजेंट और प्रिंसिपल। सेकंड, द एजेंट ऑब्टेन अथॉरिटी विद द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। एजेंट जो भी अथॉरिटी, जो भी पावर्स ले रहा है वो किसकी कंसेंट से ले रहा है, प्रिंसिपल की कंसेंट से ले रहा है। एजेंट क्रिएट्स लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। एजेंट जो होता है उसका काम क्या आता है, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मारुति की सुजुकी कार, आप मारुति की आप एक कार खरीदते हैं जिसका नाम है स्विफ्ट। तो स्विफ्ट और कंपनी जो उस गाड़ी को खरीद रहा है, उसका और कंपनी के बीच में सीधा लीगल रिलेशनशिप बन रहा है। अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है तो प्रिंसिपल वहाँ पे लायबल हो रहा है, एजेंट तो सिर्फ उस गाड़ी को सिर्फ बेच रहा है। द प्रिंसिपल इज़ एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड द थर्ड पर्सन। प्रिंसिपल जो है, मालिक जो है, वो थर्ड पार्टी के टूवर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा, एजेंट नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। दैट इज़ द होल कंसेप्ट ऑफ द एजेंसी। The essence of above definitions and element is a contract of agency is employment of a person by another in order to bring the latter into the legal relationship with the third person, जैसे कि आपने पहले पढ़ा।
केस लॉ आपके पास यहाँ पे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस रविंद्र कुमार शुक्ला का केस है, यह 2005 का केस है। यहाँ पे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक चेक भेजता है किसी पर्सन को थ्रू द पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजता है। पेई को वो चेक नहीं मिलता है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ना तो पोस्ट ऑफिस को कोई रिक्वेस्ट की थी इसके मामले में, या ना उनके साथ कोई कांटेक्ट किया था, उनको कोई रिक्वेस्ट भी सेंड नहीं की कि इसको पेई को पहुंचाया जाए। द पोस्ट ऑफिस वॉज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द ड्रॉवर ऑफ यूटीआई। तो यहाँ पे ये माना गया कि क्या वो पोस्ट ऑफिस जो है वो यूटीआई का क्या एजेंसी थी? नहीं थी, क्योंकि उनके बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। और द लाइबिलिटी ऑफ नॉन डिलीवरी वाज दैट ऑन द यूटीआई नॉट ऑन द पोस्ट ऑफिस। तो लाइबिलिटी जो बनती है उस चेक की पहुंचने की, जो पे के पास नहीं पहुंचा, वो यूटीआई ही होगा, पोस्ट ऑफिस नहीं होगा। अगर यूटीआई और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और पोस्ट ऑफिस के बीच में एक एजेंसी क्रिएट हुई होती कि वो उसकी सारी पोस्ट पहुँचाएगा, तो फिर वो लाइबल हो सकता था। लेकिन यहाँ पे यूटीआई की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी बनती है, क्योंकि उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे नहीं हुआ था। अगर होता भी तब भी यूटीआई ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता। ठीक है जी। तो सेकंड है यहाँ पे द नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस नरेश कुमार बद्री कुमार जंगार ए 2012 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट नॉट रिगार्डेड द नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन एज एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि वो सरकार नहीं है, वो सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है, वो सिर्फ सरकारी कंपनी है। तो वो सिर्फ सरकारी कंपनी होने के वो उसकी एजेंट जो है उसका नहीं बन जाता है। मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी कैसे क्रिएट होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एजेंसी को क्रिएट कैसे किया था? तो सेक्शन 186 बताता है कि एजेंसी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एजेंसी बाय द वे ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, दोनों पार्टीज वहाँ पे प्रिंसिपल डेप्टर जो है अपनी शर्तें और कंडीशनें बनाती हैं और एजेंसी। दूसरा इम्प्लीड तरीके से बन सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कई बार हैबिचुअली या इम्प्लीडली तरीके से व्यवहार और कंडक्ट के बेसिस पे भी एजेंसी वहाँ पे बन जाती है। कमिश्नर कम सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री वर्सेस श्रीमती रिंज हिंग AIN 1998 का केस है। हाई कोर्ट हेल्ड दैट द एजेंसी कैन बी क्रिएटेड बाय एक्सप्रेस और इम्प्लीड वे, इट कैन बी क्रिएटेड बाय एक्सप्रेस वर्ड और बाय द कंडक्ट। जैसे एग्जांपल आपके पास ए अपॉइंट बी टू कलेक्ट द रेंट ऑफ हिज हाउस। ए जो है बी को अपॉइंट करता है कि आप मेरा रेंट कलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? आप एक काम जो है किसी को दे रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन बन गया, तो यहाँ पे एजेंसी जो है क्रिएट होगी। अब ये एक्सप्रेस बेस है, उसने खुद उसको अपॉइंट किया, वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन हुई। ठीक है जी। उसके अलावा बट व्हेन एनी पर्सन कलेक्ट द रेंट, अब कोई भी पर्सन जाता है उसका रेंट ले आता है और मैं उसको अपॉइंट नहीं करता हूँ, ए जो है बी को अपॉइंट नहीं करता है, ए जाता है और किसी मकान से उसका रेंट लेता है और बी को दे देता है। तो यहाँ पे भी एक एजेंसी क्रिएट हो रही है, लेकिन ये इम्प्लीडली है, कोई कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में नहीं है। बट व्हेन एनी पर्सन कलेक्ट द रेंट एंड डिलीवर्स टू द लैंड ऑनर देन द एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द लैंड ऑनर इन एन इम्प्लीड वे। तो ये इम्प्लीड वे से माना जाएगा। और आप ऐसे ही आपने एक साल एक महीने में कलेक्ट किया, अब आप बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के उसको हर साल जो है हर महीने जो है रेंट कलेक्ट करके उसको दे देते हैं, तो वो इम्प्लीड वे से चल रहा है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा। द क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी डज नॉट रिक्वायर अ रिटन डॉक्यूमेंट। कोई रिटन डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो रिटर्न डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जैसे कि एक्सप्रेस वे में आपने यहाँ पे पढ़ा, एजेंसी एक्सप्रेस वे से भी बन सकती है, इम्प्लीड वे से बन सकती है। लेकिन अगर आप चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है। इट कैन बी रिकोगनाइज फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द पार्टीज़ के बिहेवियर पे। एक ए जो है हर महीने रेंट उसका कलेक्ट करता है बी का और उसको दे देता है, तो पार्टी का बिहेव क्या है कि वो ला रहा है और वो बी जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो दोनों पार्टी का बिहेव ऐसे है कि वो चाहते हैं कि ये चलता रहे। इट मीन्स कि अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट जो है बन रहा है। और रिटर्न बेस से तो जब आपको लिख के आपको बाकायदा अपॉइंट किया गया है, रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, तो वो रिटर्न बेस से होगा। तो बिहेवियर ऑफ पार्टी के बेसिस पे भी बन सकता है। अब देखिए 187 में दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सप्रेस वे से भी और इम्प्लीड वे से भी यहाँ पे बताया गया है। एन अथॉरिटी इज सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन इट इज़ गिवन बाय द वर्ड स्पोकन और रिटन। तो अथॉरिटी एक्सप्रेस तब होती है एजेंसी के लिए, एजेंट को दी जाती है, जब वो वर्ड में, स्पोकन में या रिटन में हो। एन अथॉरिटी इज सेड टू बी इम्प्लीड व्हेन इट इज़ इंटेंड इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती है। एंड थिंग्स स्पोकन और राइटन और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग, या तो वो बोली गई होती है या लिखी गई होती है, या ऑर्डिनरी कोर्स में जैसे भी होता है उस तरीके से चल रही होती हैं, जरूरी नहीं है कि वो लिखी भी हो। तो उस कंडीशन में वो इम्प्लीड कॉन्ट्रैक्ट जो है बन जाता है।
In the context, it will be expedient to mention here the doctrine of agency is necessity. Necessity की एजेंसी भी कई बार बन जाती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा रिटर्न, कई बार नेसेसिटी ऐसी आ जाती है. When a suit is instituted by the donee on the behalf of the donor, जब डोनी जो है डोनर के बिहाफ पे कोई सूट फाइल कर देता है तो विदाउट द ऑथराइजेशन लेटर देन द अबव प्रिंसिपल अप्लाइज, तो कई बार वहाँ पे भी एजेंसी जो है बन जाती है. कई बार नेसेसिटी ऐसी होती है कि आप उस दूसरे पर्सन के साथ आपका कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन कोई ऐसी नेसेसिटी या ऐसी ज़रूरत वहाँ पे हो जाती है कि कहीं ना कहीं आप उसके साथ किसी इम्प्लीड एजेंसी में बंध जाते हैं. जैसे कि द रिलेशनशिप ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ. हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है वो क्या है, एक फ्यूडिशियल रिलेशनशिप है. वाइफ जो है फैमिली को चलाने के लिए एक हस्बैंड की प्रॉपर्टी से कर्जा ले लेती है, तो वहाँ पे हालांकि हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड की कंसेंट वहाँ पे नहीं ली गई है, फिर भी ये जो है नेसेसिटी के लिए लोन लिया गया है और हस्बैंड इसके लिए अप्लाई होगा. ठीक है जी. व्हेन द वाइफ टेक्स डेप्ट फॉर द फैमिली पर्पस इट इज़ कॉल्ड द इम्प्लीड अथॉरिटी, तो हस्बैंड की उसमें इम्प्लीड अथॉरिटी मानी जाएगी. तो कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जहाँ पे केवल नेसेसिटी की वजह से जो है एक्ट ऑफ एजेंसी जो है हो जाता है. वेदर द कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर एजेंसी, क्या कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है. आपने देखा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एलिमेंट तो इन स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में भी लागू होंगे, तो विदाउट द कंसिडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है. देखिए सेक्शन 185 सेज दैट नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट द एजेंसी, लेकिन एजेंसी जो है इसका एक्सेप्शन है. तो एजेंसी के मामले में अगर कंसिडरेशन नहीं भी होगा तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा. दिस मीन्स द सेक्शन 185 क्लियर करता है नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट द एजेंसी. इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. दिस मीन्स दैट द एजेंसी कैन बी ग्रेटिट्यूड, बिना किसी कारण के, बिना किसी मकसद के भी बनाई जा सकती है, बिना किसी कंसिडरेशन के भी बनाई जा सकती है. एन एजेंट बी एम्प्लॉयड विदाउट द रेम्यूनरेशन, बिना किसी सैलरी के, भत्ते के उसको अपॉइंट किया जा सकता है. बट इट इज़ मेंशन हियर दैट द ग्रेटिट्यूड एजेंट इज नॉट बाउंड टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल. लेकिन अगर बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो फिर प्रिंसिपल के लिए वो एजेंट हमेशा लाइबल नहीं रहेगा, बाउंड नहीं होगा उसका काम करने के लिए. अब उसकी मर्जी है वो करे ना करे. साउथर्न रोडवेज लिमिटेड वर्सेस मदुराई वर्सेस SM कृष्णन, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फिड्यूशियल रिलेशनशिप इज सफिशिएंट फॉर द क्रिएशन ऑफ एजेंसी. तो अगर आपके बीच, आपका और एजेंट के बीच में एक फिड्यूशियल रिलेशनशिप है तो वहाँ पे जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन भी होगा, वो सफिशिएंट है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए. जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, ठीक है जी, मास्टर सर्वेंट का रिलेशन, फादर और सन और डॉटर का रिलेशन, या फिर एडवोकेट और क्लाइंट का रिलेशन, ये फिड्यूशियल रिलेशनशिप होते हैं. विश्वास पे कुछ रिश्ते होते हैं और इनमें अगर कोई काम किसी को करने के लिए दिया जाता है तो वहाँ पे जरूर, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी तो बन रहा है लेकिन कंसिडरेशन हो भी सकता है या नहीं हो सकता है. ठीक है जी. तो ये आपके पास होल कंसेप्ट ऑफ एजेंसी है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आपने यहाँ पे पढ़ लिया, आपने देखा कि कैसे जो है एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, उसके किसी काम को करता है और थर्ड पार्टी के सामने उसको जो है उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी को पूरा करता है. थैंक यू सो मच.